नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे ममता कालिया जी की कहानी खान पान। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए खान पान। पत्रकार मीनाक्षी को अपने चतुर्वेदी होने पर गर्व था। हालांकि चार की कौन कहे, एक भी वेद उसने नहीं पढ़ा था। अलबत्ता हनुमान चालीसा इम्तिहान के दिनों में रट ली थी और घर में जब जब सुंदरकांड का पाठ रखा जाता वह उसमें एक आध घंटा बैठकर दादी को खुश कर देती। उनके घर में 2 गाय और 3 बछड़े थे। दूध दही की भरमार रहती, पर मीनाक्षी को दफ्तर में चाय की लत पड़ चुकी थी। खबरों का अनुवाद करते समय छोटे ग्लास में ढाबा मार्का चाय प्रेरणा और स्याही दोनों का काम करती। इधर कई दिनों से उसकी तबीयत गिरी गिरी सी थी। घर में उसने बताया तो माँ ने दूध में बादाम और छुहारा उबालकर पीने को दिया। दूध देखकर उसे उबकाई आती। पैर हर समय टूटते रहते, कभी जुकाम हो जाता, कभी खांसी। हार कर वह डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कुछ दवाएं लिख दी और कहा, अपना खान पान थोड़ा बदलो, तली भुनी चीजें और चाय कम करो, रोज फल और अंडे जरूर खाने चाहिए। अंडा खाने की बात उसे रोमांचक लगी। उसने देखा था उसके साथी कई बार उबले अंडे खाया करते थे, जबकि वह जरा सी भूख लगने पर हमेशा समोसे या कचौरी कैंटीन से मंगाती। मीनाक्षी को लगा, हो न हो सेहत का राज इस अंडे में ही है। वैसे केक और पेस्ट्री वह कई बार चख चुकी थी, पर इसे इल्म नहीं था कि इनमें अंडा पड़ता है। एक दिन जब वह सगर्व कह रही थी कि वह शुद्ध शाकाहारी है, आज तक कभी उसने प्याज लहसुन भी नहीं खाया, उसके साथियों ने कहा, वाह मीनाक्षी, वह जो केक पेस्ट्री आपके उदर में समा चुकी है, काहे से बनती है? अरे शुद्ध अंडे से। उसे लगा अंडा काफी लजीज चीज है जिससे इतने अच्छे व्यंजन बनते हैं। खूबसूरती यह कि पता भी नहीं चलता इनमें क्या पड़ा है। डॉक्टर की हिदायत से अंडे का रुतबा उसके जहन में और भी बढ़ गया। दिक्कत यह थी कि मीनाक्षी चतुर्वेदी विशुद्ध रूप में अंडा कैसे और कहाँ खाए। घर में दादी का साम्राज्य था। उनके चौके में दाल चावल रोटी तरोई परवल भिंडी लौकी करेला सब था, पर प्याज तक निषिद्ध थी। पिताजी को 1-2 बार प्याज खाने का शौक चर्राया तो दादी ने एक जंग लगा चाकू और एल्युमिनियम की तस्तरी चौके से बाहर रखकर कहा, बहू ये किशन के कमरे में ताक पर रख दे, जब उसे प्याज खानी हो वहीं काट कर खा ले। मेरे चौके में प्याज का छिलका भी उड़कर आया तो मैं उस दिन अन्न नहीं छूऊंगी। प्याज के अलावा कुछ और तरकारियां भी उनके यहाँ निषिद्ध थीं। गोभी और बैगन उनके यहाँ नहीं बन सकते थे। दादी का कहना था कि गोभी मल की खाद से पनपता है और बैगन भुन जाने पर रूप रंग में कुछ और ही लगता है। गोभी के मौसम में इतने बड़े बड़े गोभी के फूल बाजार में मिलते कि लगता जैसे हंस रहे हैं, आओ हमें खरीदो। बैगन 12 माह मिलते, पर दादी की अवज्ञा करना किसी के वश में नहीं था। माँ उन्हीं के मार्ग निर्देशन में खाना बनाती। दादी शुरू में अपनी बहू से भी छूत मानती थी। वे अपना खाना खुद बनाती। उनके चौके का दृश्य यह होता कि एक कोने में माँ बनाती तो दूसरे कोने में दादी। एक दिन कोठे पर से अचार का मर्तबान लाते दादी गिर पड़ी और उनकी टांग की हड्डी टूट गई। 6 हफ्ते के लिए उनकी टांग पर प्लास्टर चढ़ गया। तब समस्या उठी, दादी क्या खाएंगी? पिता ने लाख समझाया, तुम्हारी बहू है, उसके हाथ का खाने से तुम भ्रष्ट नहीं हो जाओगी। पर दादी ने 3 दिन दूध पर गुजारे। चौथे दिन हार कर बोली, बहू पराठा पूरी बना दिया कर, किसी तरह निगल लूंगी। आखिरी पन में यह भी बदा था। माँ ने मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते हुए उनका सकरा खाना बनाया। दादी ने पराठे स्टील की तस्तरी में रखकर उन पर लोटा भर पानी उड़ेला। दही की कटोरी में भी पानी डालकर दही निथार लिया। तब कहीं वे खाने बैठी।
दादी के शुचितावाद से सारा घर त्रस्त था। कभी उन्हें वहम हो जाता कि किसी बच्चे ने उनकी रामायण छू ली है तो वे रामायण धो डालती। दादी के हाथ हमेशा कुछ न कुछ धोते पहुंचते रहते। उनकी धोती का आगे का हिस्सा हमेशा सीला रहता। माँ कहती, हमें तो ये म्लेच्छ मानती हैं, सबसे सुच्ची तो बस ये हैं। पिता कहते, तुम क्यों बुरा मानती हो, वे हम लोगों के साथ भी ऐसा ही करती हैं। देखा नहीं, हम खड़े हो उनसे बात करते हैं, कभी उनके तख्त पर बैठ नहीं सकते। ऐसे घर में अंडे का जिक्र कितना विस्फोटक होगा, यह मीनाक्षी जानती थी। इस बीच मीनाक्षी ने अंडे के गुणों की काफी जानकारी इकट्ठा कर ली। पत्र पत्रिकाओं से इतना पता चल गया कि संतुलित भोजन में अंडे का स्थान काफी ऊंचा है। जब जब उसके पांव कमजोरी से टूटते, उसे लगता काश वह अंडा खा सकती तो स्वास्थ्य संबंधी उसकी सभी परेशानियां खत्म हो जाती। खाली समय में वह बैठकर उन सभी घरों की फहरिस्त बनाती जहां जाकर अंडा खाया जा सकता था। पर एक तो दफ्तर के बाद उसके पास इतना वक्त नहीं बचता कि वह कहीं जाए, दूसरे वे सब परिवार उसके माता पिता के भी परिचित थे। मुश्किल यह थी कि अखबार के पन्नों पर तूफान उठाने के बाद उसमें हिम्मत न बचती कि घर में अपनी बातों से तूफान खड़े किए जाएं। इन दिनों जब महिलाओं को संसद में 30% आरक्षण दिलाने के लिए नया विधेयक प्रस्तावित था, दहेज उत्पीड़न के निराकरण के लिए नए सुझाव प्रस्तुत किए जा रहे थे, यौन शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही थी, मीनाक्षी चतुर्वेदी की समस्त चेतना एक छोटी सी क्रांति से उलझ रही थी। आसपास के कई घरों में खान पान की विधि और विन्यास में परिवर्तन आते गए थे, खुल्लम खुल्ला नहीं तो दबे ढके तरीके से। उनके नौजवान बेटे बेटियां रेस्तरां में जाकर सामिश भोजन का स्वाद चख चुके थे। मालविका मिश्रा ने एक बार कहा, कबाब कोई अजूबा नहीं है, बस चने की दाल में आलू की जगह थोड़ा इधर उधर कुछ होता है। एक बार चख कर देख, आलू की टिकिया भूल जाएगी। उसके भैया भाभी दोनों मांसाहारी भोजन के शौकीन थे, पर मीनाक्षी की भीरुता तो अभी अंडे की चौखट पर अटकी हुई थी। उससे आगे के तजुर्बे तो वह सोच भी नहीं सकती थी। उसके खानदान को अपने खान पान के खालिसपन पर बड़ा गुरूर था। इसी शुद्धतावाद के चक्कर में दो एक बार मीनाक्षी के प्रस्तावित विवाह की बात कुछ दूर चलकर लड़खड़ा गई थी। प्रतापगढ़ के एक चतुर्वेदी परिवार के बड़े लड़के का रिश्ता उसके लिए आया, पर जाने किन स्रोतों से छानबीन कर दादी ने घोषित किया कि लड़का बंबई में रहकर मीट मछली किसी चीज से परहेज नहीं करता। ऐसे पतित परिवार से उनका खानदान कैसे जुड़ सकता है। दूसरा रिश्ता बनारस का था। वहां मुश्किल यह थी कि लड़के को अमेरिका में नौकरी मिल गई थी। माँ बाप अपनी लाडली बेटी को 7 समुंदर पार कैसे कर दें, जबकि वे तो उसे सरयू पार भी भेजने को तैयार न थे। घबराकर बोले, घर से इतनी दूर जाकर वह मांस मदिरा सब चीज का परहेज त्याग देगा, तब हमारी बेटी क्या करेगी। मीनाक्षी ने बहनों के सामने कहा भी, सिर्फ गंगा जल पीने वाला दामाद कहां से ढूंढेंगे पिताजी। एक चौखटा था जिससे बाहर निकलने को वह छटपटा रही थी, पर उसके मन में निजी क्रांति का संकोच भी था। फिर यहां उसके पास 6 साल पुरानी पक्की नौकरी थी, इसका मोह भी कम न था। अनजान डगर उसके लिए आकर्षक तो थी, निरापद नहीं। उसकी इच्छा थी इसी शहर में उसे एक अच्छा सा पत्रकार पति मिल जाए, ताकि नौकरी और विवाह साथ निभ जाएं। 2-1 सहयोगियों से उसकी मित्रता भी हुई, पर पता नहीं उनकी तपिश में कमी थी या उसकी कशिश में। विवाह का प्रस्ताव किसी ने भी नहीं रखा। उसकी सहेली विभा उसे छेड़ती, तुम्हारे मम्मी पापा शाकाहारी के चक्कर में तुम्हें सन्यासी बना देंगे। कह नहीं सकती हो उनसे कि शादी सिर्फ शाकाहार पर टिकी नहीं रह सकती। इतनी शाकाहारी शादी करेगी तो बाल बच्चे कहां से आएंगे। मीनाक्षी को भी लगने लगा था कि जातिगत शुद्धतावाद भी एक किस्म का कारावास है, लेकिन उपयुक्त पात्र के अभाव में वह इस कारा को तोड़ भी नहीं पा रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंसों में उसके पुरुष साथी शान से शराब कबाब उड़ाते, जबकि महिला साथी बस ठंडी बोतल पीकर नोट्स लेकर आ जाती। उस दिन वह एलनगंज जा रही थी।
कि रास्ते में उसे विनीता चोपड़ा मिली। विनीता विमेंस हॉस्टल में रहती थी और भूगोल से एमए कर रही थी। यूनिवर्सिटी का सत्र 2.5 साल पीछे चल रहा था, इसलिए लगता यही था कि युगों युगों से यहां रह रही है। विनीता आए दिन उससे इसरार करती, एक खबर हमारे हॉस्टल के रद्दी मेस पर भी छापो ना, इतना खराब खाना मिलता है कि मेस में चूहे तक मर जाते हैं। और सुनाओ, तुम्हारा मेस कैसा है? मीनाक्षी ने खैरियत पूछी। मत पूछो, विनीता ने कहा, आजकल मेस बंद चल रहा है। मैगी खा खा कर जान निकल गई। कभी खिचड़ी डाल लेते हैं, कभी दूध ब्रेड पर ही दिन बिता देते हैं। ठीक है, इतवार को मैं आऊंगी, तब मिलकर खाना बनाएंगे, मीनाक्षी ने कहा। इतवार आया। मीनाक्षी स्नान ध्यान पूजा के बाद घर से निकली। उसने सोचा डांट के पुल से वह 4 अंडे ले चले। विनीता के कमरे में हीटर पर कुछ भी बनाया जा सकता है। लेकिन अंडे की दुकान तक पहुंचकर मीनाक्षी का हौसला जवाब दे गया। वहां एक तरफ दड़बे में मुर्गियां कुड़कुड़ा रही थीं और दड़बे से बहुत दुर्गंध आ रही थी। दुकानदार लुंगी बनियान पहने बैठा था और एक पत्थर पर छुरी तेज कर रहा था। उसे देखकर बोला, कहो बहन जी, मुर्गी चलेगी या अंडा? घबराकर मीनाक्षी वहां से हटकर रिक्शा ढूंढने लगी। हॉस्टल के गेट पर उतरते समय उसने देखा सामने दुकान पर अंडे रखे हुए थे। उसका मन खुशी से नाच उठा। यहां परिचितों द्वारा देखे जाने का खतरा भी कम था। उसने दुकान पर जाकर ससंकोच कहा, 4। यह ऐसी दुकान थी जहां बिस्किट, ब्रेड, अंडे के साथ साथ विद्यार्थियों की जरूरत की सभी चीजें मिलती थीं। पता नहीं दुकानदार ने क्या समझा। बोला, 1 ले लीजिए, 4 क्या करेंगी? और उसने सैनिटरी नैपकिन्स का एक पैकेट पेश कर दिया। मीनाक्षी घबरा गई। शर्म और गुस्से से उसने कहा, समझ में नहीं आता, अंडे मांग रहे हैं। दुकानदार ने फौरन गलती सुधारी। माफ कीजिए, लड़कियां ज्यादातर यही खरीदने आती हैं। उसने कागज के लिफाफे में 4 अंडे डालकर काउंटर पर रख दिए। मीनाक्षी ने पैसे अदा किए, पर अंडों का लिफाफा उठाते समय उसका चतुर्वेदीपन फिर सजग हो गया। अंडों को हाथ कैसे लगाया जाए? इन्हें एक और लिफाफे में पैक करो। दुकानदार ने एक और लिफाफे में अंडों का पैकेट डाल दिया। प्लास्टिक की थैली दो। अब तक दुकानदार को मीनाक्षी के सीढ़ीपन का अंदाजा लग चुका था। उसने आज्ञा का पालन किया और उसकी तरफ पीट कर टीवी पर नजर गड़ा दी। मीनाक्षी B18 तक जाते हुए मन ही मन बातचीत का नक्शा बनाती गई। वह विनीता से कहेगी, चलो आज अंडे खाए जाएं। विनीता कहेगी, ऐसा करते हैं, खिचड़ी बना लेते हैं, अंडे लेने कौन जाए? मीनाक्षी कहेगी, मैं खिचड़ी बना देती हूं, तुम ऑमलेट बनाओ, ये मैं चलते चलते खरीद लाई थी। विनीता 3 अंडे भी खा ले तो कोई बात नहीं, एक उसे मिलेगा ना। B18 पर पहुंचकर मीनाक्षी का कलेजा डूब गया। दरवाजे पर मरियल सा ताला लटक रहा था। ताले में चिट फंसी थी। सॉरी मीना, रायबरेली से भैया भाभी आए हैं, उनके साथ 2 दिन को घर जा रही हूं। मीनाक्षी ने अपने को एक बेवकूफ स्थिति में फंसा पाया। हॉस्टल के गलियारे में रोज से ज्यादा सन्नाटा था। अंडों का पैकेट लिए लिए वह फाटक तक आई, पर दुकानदार की बदतमीजी याद कर उसकी अंडे वापस करने की इच्छा न हुई। उसने वहीं लिफाफा फेंक दिया। अंडे फूटने की हल्की सी आवाज आई, चट। हालांकि 10:30 ही बजे थे। धूप चटक थी। सड़क के परली पार एक रिक्शा दिखा तो मीनाक्षी हड़बड़ी में सड़क क्रॉस करने लगी। उसके पास से दन्नाती हुई एक जीप निकली, जिसका ड्राइवर बाहर मुंह निकालकर चिल्लाया, मैडम होश में चला करो। मीनाक्षी बाल बाल बचने के एहसास के साथ जब रिक्शे में सवार हुई, उसने सोचा अगर वह आज दब जाती तो अपने अखबार के तीसरे पेज की न्यूज तो अवश्य बन जाती। यानी भाग्य में आज ना अंडा था न मौत। दोपहर के भोजन में वही मरियल खाना था जो प्रतिदिन हुआ करता था, पर मीनाक्षी मां पर भड़क गई। सुबह 6 बजे से चौके में घुसी रहकर यह बनाया है आपने? इतने अखबार मैगजीन आते हैं, कभी पलट लिया करो, नए तरीके से कुछ पका लिया करो। पर नहीं, पकेगा वही जो 1940 से पकता आया है। मां तिनतिना गई। सुबह अपना हुक्म सुना दिया करो, क्या खाना है?
मैं अकेली चौके में मरूं। यह तो नहीं होता कि इतवार को मेरा हाथ बटाए। सारी उम्र गुजर गई चूल्हे के आगे। मीनाक्षी खाने का नाम कर उठ गई। उसने पढ़ने के लिए उपन्यास उठाया। मन नहीं लगा। उसे याद आया वह बहुत दिनों से मिसेस सहाय से नहीं मिली। उनके घर जाया जा सकता है। उसने तय किया शाम की चाय उनके साथ पी जाए। 4 बजे वह फिर घर से निकली। सुबह पहनी हुई साड़ी मुचड़ी हुई लग रही थी। दूसरी पहनी और सोचा आज बिना बात 2 साड़ियों का कलफ खराब हो गया। मिसेस सहाय का घर दूर नहीं था, पर मीनाक्षी चलते चलते हाँफ गई। उसने सोचा वहां पहुंचकर सबसे पहले ठंडा पानी पिएगी, फिर उनसे पूछेगी आज क्या खाना बना था। मिसेस सहाय बड़ी स्नेही और उदार हैं, कभी उसे खाली पेट नहीं भेजती। उनसे वह इतनी बेतकल्लुफ है कि फ्रिज खोलकर देख सकती है क्या है क्या नहीं। वह उनसे कह देगी आंटी आज ऑमलेट खिला दो। दरवाजा खोला घर के छोटे लड़के बंटू ने, जो काफी बड़ा था, पर घर में उससे छोटा और कोई बच्चा न होने के कारण उसे ही छोटा माना जाता था। उसने तुरंत बताया मम्मी तो कॉलेज गई हैं, पापा हैं। आज इतवार को? हाँ, आज कॉलेज में आईआईटी की प्रवेश परीक्षा है। सहाय साहब सोकर अभी अभी उठे थे। उन्होंने निदासी आवाज में कहा आज कैसे रास्ता भूल पड़ी? क्या किसी खबर का पीछा करती आई हो? नहीं अंकल, आज सिर्फ आप लोगों से मिलने आई हूं और अपने बदमाश भाइयों को देखने। घर की चहल पहल में काफी मन लगा। बंटू ने साबुनदानी में नाइट लैंप बनाया था, फुट रूलर में डांसिंग लाइट्स और अब जूते के खाली डिब्बे में ट्रांजिस्टर बनाने के चक्कर में था। बड़ा लड़का मंटू अपने क्लास के साथियों के साथ सारनाथ घूमने गया हुआ था। दोनों उत्पाती बच्चे उसके राखी बांध भाई थे। अभी कुछ साल पहले तक हालत यह थी कि उन्हें राखी बांधने उसे पूरे घर में दौड़ दौड़ कर पकड़ना पड़ता था। अपनी अपनी नौकरी में व्यस्त माता पिता का इन बच्चों पर कोई नियंत्रण नहीं था। तभी चाय की ट्रे लिए मालती कमरे में आई। मालती इस घर की पुरानी मोहजोर सेविका थी, जो घर में आने जाने वालों को बड़ी हिकारत से देखती थी। उसका ख्याल था कि ये सब लोग उसका काम बढ़ाने के लिए ही आते हैं। मालती ने बड़ी बेदिली से एक और खाली प्याला लाकर खट से मेज पर रखा और कहा हम जा रहे हैं, बहन जी आए तो बता देना खाना रसोई में रखा है। हम इतनी दूर से आए हैं मालती, कुछ खिलाओगी नहीं? मीनाक्षी ने मालती की खुशामद की। मठरी है, खा लो। नहीं, हमारे लिए ऑमलेट बना दो, हमें डॉक्टर ने बताया है। मालती ने फ्रिज खोलकर देखा और घोषणा की आज एक भी अंडा नहीं है। तुम मठरी खा लो, अभी कल ही बनाई थी। सहाय साहब ने कहा मालती तुम जल्दी से नीचे जाकर अंडे ले आओ। बंटू ने कहा हम ला देते हैं, हमें नीचे जाना है। बंटू को गए 15 मिनट बीत गए, उसका कोई पता नहीं लगा। मालती बिगड़ने लगी, तुम्हारे अंडे के चक्कर में हमें तो कैद हो गई। हम जा रहे हैं, अपने आप बनाओ खाओ। मीनाक्षी को मिसेस सहाय पर खीज आई। उसे लगा उनका गृह संचालन काफी खराब है। उन्हें इसका कोई एहसास नहीं कि घर में क्या है क्या नहीं। बस सुबह तैयार होकर कॉलेज चल देंगी। बंटू को देखो, उसे ख्याल ही नहीं कि दीदी इंतजार कर रही होंगी। थोड़ी देर बाद बंटू अंडे लेकर लौटा। सहाय साहब ने डांटा, कहाँ रह गए थे तुम? इतनी देर लगती है नीचे से अंडे लाने में। पापा, अंडे वाला नक्कन भाई का ट्रांजिस्टर खराब हो गया था। उन्होंने कहा बंटू भैया जरा देख दो, इसे तो मरम्मत के लिए कोई कबाड़ मिल जाए सही। अब मालती चली गई है, अंडा कौन बनाएगा? पापा मैं बना दूं? दीदी आप बैठो, मैं अभी आया। मीनाक्षी बंटू की मदद करने रसोई में आ गई। सिंक का नल बह रहा था, एक तरफ जूठे बर्तनों का बेतरतीब ढेर पड़ा था। मालती ने खाना बनाने के बाद चकला बेलन तक नहीं धोया था। मेहरी के इंतजार में पूरी रसोई बिखरी लग रही थी। मीनाक्षी को अपने घर का चौका याद आया, साफ सुथरा। क्या मजाल कि कोई चीज इधर की उधर पड़ी रह जाए। पर बंटू की नजर इन सब पर नहीं थी। वह प्याज छीलने की कोशिश में लग गया। जल्द ही उसकी आंखों में पानी आ गया। मीनाक्षी ने कहा
लाओ मुझे दो। बंटू ने एक एक कर 3 ऑमलेट बनाए। पहला कुछ टूट गया था, पर बाकी 2 एकदम सही आकार के थे। टोमेटो सॉस और ब्रेड के साथ अंततः जब वे तीनों ऑमलेट खाने बैठे, मीनाक्षी का मन हुआ अपने इस नटखट भाई को वह गले लगा ले। लेकिन पहला ग्रास खाते ही उसका जोश काफूर हो गया। पता नहीं ये बंटू के हाथ का कमाल था या अंडे का स्वभाव। ऑमलेट निहायत फीका, सादा और लिबलिबा लग रहा था। उसमें उतना कुरकुरापन भी नहीं था जितना बेसन या आटे के चीले में होता है। वह 2 कौर खाकर अपनी प्लेट सिंक में रखाई। सहाय साहब ने पूछा, कहो कैसा लगा ऑमलेट? मीनाक्षी ने पछतावे के साथ जवाब दिया, अंकल यह तो गुनाह बेलज्जत हो गया। यह बताओ गुनाह ज्यादा रहा या लज्जत? और तुम कब से पाप पुण्य की पंडिताऊ भाषा में बोलने लगी? मेरा ख्याल है अंकल, अंडे की भी कैप्सूल आनी चाहिए। मुझे याद है हमें बचपन में माँ कैसे कॉड लिवर ऑयल चम्मच भर भर कर पिलाया करती थी। उसमें उनका ब्राह्मणत्व तो खंडित नहीं होता था। दादी भी उसे दवा मानती थी। दवा के नाम पर हम लोग शेर का कलेजा भी खा सकते हैं, पर सच्ची अंकल हैं हम सब गीदड़ ही। मीनाक्षी की सारी तलखी फूट पड़ी। वह कैसे सुनाती कि सुबह से इस अंडे ने उसे क्या क्या नाच नचाए, जबकि आज दिन भर का उसका स्कोर बस अंडा ही रहा। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।